Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, you all are in class 10, right? और class 10 आपकी लाइफ की सबसे important class मानी जाएगी. डेफिनेट सी बात है. Class 10 is the important one. ठीक है, तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बिफोर स्टार्टिंग द स्टडीज फॉर द क्लास 10 you should do something. You should decide your target, your focus, what you want to study, how much you marks you want to get, you want to achieve. ये आपको सबसे पहले सोच लेना चाहिए. वो क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज़ पहले से सोच के रखेंगे तो आपका माइंड इस पर अपने आप वर्क करता रहेगा दैट यू शुड हिट योर टारगेट, यू शुड हिट योर टारगेट लाइक दैट. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टारगेट डिसाइड कर लेते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के जो एफर्ट्स हैं वो आप 50% एफर्ट्स ज़्यादा करेंगे. सो इट वुड बी गुड फॉर यू, राइट? और वैसे भी इंपॉर्टेंट क्लास है तो स्टडिंग इज इम्पॉर्टेंट टू. ठीक है, तो व्हाट यू विल बी स्टडिंग फॉर, आपके जो भी स्कूल एग्जामिनेशंस होंगे डेफिनेटली उनके लिए आप स्टडी कर रहे होंगे. आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आप स्टडी कर रहे होंगे. हो सकता है आप में से कुछ लोग NACJS की तैयारी कर रहे हैं, कुछ NTSC की तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो इन सभी चीज़ों को फोकस रखना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर, राइट? एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. तो अपने अपने टारगेट्स डिसाइड करो एंड देन स्टार्ट स्टडिंग. सो वी विल बी स्टडिंग टुडे चैप्टर 1, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. Alright, we will be today we will be discussing only the basic ideas about what is electricity और जो भी materials या फिर जो भी अपने बैकअप हमने पूरा अब तक 6 to 9th में स्टडी किया है, थोड़ा बहुत उसका बैकअप एंड ऑल आई विल बी टेलिंग यू दैट. राइट, एंड इस पर्पज़ के लिए जो आपकी टीम है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी. ऑलराइट, एंड ऑल सच थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. So be with us. Alright, this is the thing. If you want to have the DPP or study material, you can join us on the Telegram channel. Right, your code will be TTB010 for class 10. You have to go on Telegram app, write this code TTB010 and then join the channel. You can access the study material and DPPs all there. Right, and definitely if you want something that is very much directional, if you want to have that package, if you want to be directional or be very much hard worker in your studies, you should do one thing. You should go on www.talkingtextbooks.in. ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद you will be getting various packages for different classes. तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो पैकेज जो आप चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं. इस तरीके के कुछ पैकेजेस आपको नज़र आएंगे. राइट, तो जैसे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको ऐसे ही बहुत सारे पैकेजेस नज़र आएंगे. तो मैं इसके आपको फीचर्स बताना चाहूँगी कि भाई ये जो पैकेज है दैट इज़ द 9000 पैकेज, राइट? एंड इसमें जो भी आपको फीचर्स मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, आपका जो वीकली क्विजेज होंगे वो, और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, इन सभी का इम्पॉर्टेंस है क्योंकि डेफिनेटली आपको किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक वेरी मच ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल चाहिए होता है. तो डेफिनेट सी बात है ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल विल बी हेल्पिंग यू इन दैट. फिर आपको जैसे किसी भी टॉपिक को रिवीजन करना है या फिर किसी भी टॉपिक को वापस आप स्टडी करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक जो आपको बहुत हार्ड लगते थे, यू वांट टू गो बैक ऑन दैट टॉपिक, यू कैन ऑलवेज हैव द एक्सेस ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड डेफिनेटली लाइव आपको तो क्लासेस मिलेंगी ही TTB एक्सपर्ट्स की. ठीक है, फिर आते हैं होमवर्क सबमिशन पे. होमवर्क इज़ द क्रूशियल थिंग क्योंकि आपके पास स्टडी मटेरियल इतना सारा, इतना वास्ट वैरायटी का होगा ना कि कोई बोलेगा ये बुक पढ़ लो, कोई बोलेगा ये बुक पढ़ लो, कोई बोलेगा ये बुक पढ़ लो. उस टाइम पे आप अपना एक्चुअल होमवर्क भूल जाएंगे उन सभी को स्टडी करने के चक्कर में. So that's why homework is important. You should do it every lecture. You should do by every lecture. हर एक homework आपका complete होना चाहिए. And obviously that's why this feature is included कि आपको homework submit वहाँ करना होगा. This shows that you are doing your homework regularly. And जो भी बच्चा homework regularly करता है उसके 50% chances बढ़ जाते हैं achieving your targets and goals, right? Then bi-weekly quizzes. हर एक lecture में आप कितना सीखे, कितना नहीं सीखे, उसके क्विजेज होते हैं. तो डेफिनेटली आप जब भी लेक्चर देखेंगे एंड देन क्विज अटेम्प्ट करेंगे, यू विल बी गेटिंग टू नो कि आपको कितना समझ में आया, क्या चीज़ आपने गलत समझी है, क्या सही समझा है, एंड ऑल सच थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. राइट, एंड द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स में यू विल बी
यू विल बी हैविंग थिंग लाइक कि जो कंपटीशन एग्जाम्स में रियलिटी में क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरीके के आते हैं, स्कूल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, हाउ यू शुड डील विद दैट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑल सच, ये सब चीज़ें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर हो जाएंगी, राइट. सो ऑल यू हैव टू डू वेन एवर यू चूज अ टॉपिक, यू हैव टू गो ऑन बाय नाउ, लाइक क्लिक ऑन बाय नाउ, then you will be forwarded on the price details page. Now see, price detail page mein this is the total cost of the package you choose, right? Now see, if you write here CYLIVE, if you write this code, you will be getting 30% discount, that is 2,700 will be deducted from the 9,000, all right, and the total price will remain 6,300. Now you have to click on the buy package, you will be forwarded on the options you can choose from. Okay, so that's how you are going to buy that package, right? Now see, if you have any query like which package to choose, you know, and which would be the beneficial one, which would be not, तो अगर आपको पैकेजेस चॉइस करने में बहुत ही दिक्कत आती है तो यू शुड गो ऑन दिस नंबर, यू शुड call us on this number, your query will be literally resolved. Alright, so these are the important things I wanted to tell. Even if you want to test yourself where you stand in your competition, you can always have the access to the test series. You can also apply this code on the test series too, other packages too, right? You will be getting 30% on the particular package. So it was for the those students who actually want to get benefit from the things around that, right? And now let's see about that. Today we are going to study electricity, that is the very most important chapter we should say. Now take out your copies and bags, ठीक है, जो भी आपके पेन्स बैग जो भी हैं उन सबको निकालिए, and promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising it on daily basis. आज जो भी पढ़ा उसको सोने से पहले रिवाइज करना है, ठीक है, फिर आप कल जो पढ़ेंगे उसको भी फिर नाइट में सोने से पहले रिवाइज करना है. ऑल ways you are going to do this for your whole year, right? This is important. अगर आप रिवाइज करते हैं तो फिर आपके डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाएंगे पास आउट होने के लिए, राइट? सो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स फॉर टुडेज लेक्चर. कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स हम लोग देखेंगे बिकॉज दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट? एंड आप लोग डेफिनेटली इसको अब तक पढ़ चुके होंगे. दैट्स व्हाई आई विल बी रिवाइजिंग फॉर अ वेरी क्विक रिविजन. इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. देन इनसाइड एन एटम वी विल बी सीइंग इनसाइड एन एटम. वैसे आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ रखा होगा बट फिर भी हम थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे. चार्ज ऑन एन एटम, एक एटम पे कितना चार्ज होता है, ठीक है. चार्ज ऑन मैक्रो बॉडी, किसी एक बड़ी बॉडी पे कितना चार्ज होता है, वी विल बी स्टडिंग दैट, ठीक है. टाइप्स ऑफ चार्जेस देखेंगे एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे. सो दिस विल बी दी लेक्चर 1 ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर. नाउ सी, लेट्स टॉक अबाउट द कंडक्टर्स फर्स्ट. सो जो कंडक्टर्स होते हैं, वैसे हमारे जितने भी मटेरियल्स हमारे आसपास होते हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट? नंबर 1 में आता है कंडक्टर्स. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, आर नोन एज द कंडक्टर्स. और जनरली ये कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं, राइट? You can see silver, copper, aluminium, such types of metals always let the electricity pass through them. Alright, so you can see these conductors. Definitely आप अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे मटीरियल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देख पाते होंगे डेफिनेटली. जैसे आयरन की चीज़ें, डेफिनेटली उनके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. सो ऑल द मेटल्स वी कैन से, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि भाई जो भी कंडक्टर्स होते हैं दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, राइट? सो दिस इज द नंबर 1 कैटेगरी ऑफ द मटेरियल्स. नाउ लेट्स सी इंसुलेटर्स, ठीक है. ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, दोज आर इंसुलेटर्स, राइट? तो ऐसे मटेरियल जैसे कि रबर हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ठीक है, और भी प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देती. और इस बात का फ़ायदा भी हम उठाते हैं, ठीक है. जितना भी इंसुलेशन वायर होता है, एक्चुअल में जो कॉपर वायर होता है उसके बाहर जो कलरफुल कोटिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है. सो वी डू टेक एडवांटेज ऑफ दैट फैक्ट दैट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हम क्या करते थे, उसका इंसुलेशन बना देते हैं, राइट? रबर ग्लव्स हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं ताकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का झटका ना लगे, ठीक है. तो हम इस चीज़ का भी फायदा उठाते हैं. दैट्स व्हाई वी शुड नो ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. तो इसमें बहुत अच्छे ऐसे एग्जांपल्स है लाइक प्लास्टिक,
ठीक है, प्लास्टिक के बाद आता है रबर, फिर आता है वुड एंड ऑल सच थिंग्स आर विच शुड बी अवेलेबल, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है उन्हें हम इंसुलेटर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट। सो दीज आर द इंसुलेटर। डेफिनेटली सी बात है आप लोग को ऑलरेडी ये चीज पता होगी, ठीक है। तो हम लोग अब थर्ड कैटेगरी को देखते हैं एंड दैट इज व्हाट, दैट इज दी सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हम मान सकते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के मिडवे में आते हैं। लाइक यू कैन से कि वो इंसुलेटर्स भी होते हैं, वो कंडक्टर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैसे तो इंसुलेटर्स होते हैं बट अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो कंडक्टर्स बन जाते हैं। That's why they are called semiconductors, means थोड़े बहुत insulators and specific conditions के बाद वो बन जाते हैं conductors, right? तो हम उन metals, उन substances को बोलते हैं those substances whose conductivity lies in between the conductors and insulators are called semiconductors। मतलब जिनकी conductivity मतलब कि ये ability कि वो अपने अंदर से electricity को pass होने दें, that's called conductivity, ठीक है। वो ability जो जिससे वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिविटी होती है ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच वाला पूरा जो एरिया है वो सेमीकंडक्टर्स ने लिया, राइट। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये वैसे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे बट इफ वी इंक्रीज देयर टेम्परेचर, अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दिस इज द सिलिकॉन है ना, और दिस इज द जर्मेनियम, दीज आर द एक्चुअल वन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिल्वरी दिखते हैं, दीज आर द रॉ फॉर्म राइट नाउ। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, ठीक है। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, कौन कौन से, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब हम लोग बातें करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि हमारा है मेन टॉपिक, मेन चैप्टर, व्हाट इज दैट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरली में हम बोलते हैं इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जिनके अंदर हम लोग चार्जेस के इफेक्ट्स, चार्जेस का नेचर, चार्जेस की वजह से होने वाले बेसिक फिनोमेना को स्टडी करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, उस पूरे ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नाउ सी, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ वन चार्ज विद अनदर चार्ज। कैसे चार्जेस फोर्स लगाते हैं, कैसे चार्जेस बिहेव करते हैं जब दूसरे चार्जेस उनके पास आते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चार्ज मूव कैसे करता है, ऑल सच फिनोमेना जिस पूरे कैटेगरी में डाला जाता है, जिस फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, ये टू टाइप्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और वो टू टाइप्स कौन से हैं, दीज आर द टू टाइप्स। नंबर वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, उससे आप बचपन से ही जो है इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे हो चुके हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम चार्जेस के बारे में तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो चार्जेस रुके हुए हैं, ठीक है। तब हम उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, तब हम उनके इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं, तो दैट विल बी कम्स इन दी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक मतलब बिल्कुल बैठा हुआ है, स्टेशनरी है, वी कैन से दैट, राइट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, और मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप इसको पहले से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, वो इसलिए बिकॉज हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स तो बचपन से किया हुआ है कि जब हम अपने स्केल को ड्राई है उस पर रब करते हैं तो उस पर पेपर जो है वो जो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो पेपर के जो टुकड़े होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पे चार्जेस आ गए हैं, ठीक है, डेवलप हो गए हैं, मीन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होके इम्बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। तो वहां पे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं लेकिन दे आर नॉट मूविंग, राइट। अगर वो मूव करते तो हमको वहां पे झटका लग सकता था, बट वी डू नॉट हैव दैट, राइट। दैट्स व्हाई दे आर इन द स्टैटिक वे, वो रुके हुए चार्जेस हैं और आफ्टर सम टाइम दे गेट न्यूट्रलाइज्ड, तो वो वहां से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब चार्जेस आर नॉट मूविंग एट ऑल, दे आर एट देयर पोजीशन, ठीक है। लेकिन अब हम वो कैसा बिहेव करते हैं, किस तरीके का इफेक्ट शो करते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आती है बात जब चार्ज मूव करने लगे,
जब चार्ज मूव करने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दे मूव, राइट। तो उस वक्त अब वो जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, जिस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसको स्टडी करने को हम क्या बोल देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो सी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन एंड देयर इफेक्ट्स इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स जब चार्जेस मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तब वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, किस तरीके का इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, क्या तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम वैसे तो थोड़ा बहुत दोनों ही पढ़ेंगे, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे और हम थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, जो कि आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आता है, राइट। तो वो जो करंट है वो मूव ही तो होता है, कहीं ना कहीं से आ ही तो रहा है, मूव हो रहा है, तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, so these are the two types of branches of physics in which we are going to study, and right, so you have to write them now, note down their definitions, definitely it will be important for you all. चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट। ठीक है, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जाके हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लाइक लिटरली व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सब बोलते हैं चार्जेस हैं, चार्जेस मूव करते हैं तो करंट आता है। ठीक है, हमने रब किया तो उसमें चार्ज आ गए, तो व्हाट इज दैट, एक्चुअली में चार्ज क्या होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज लिटरली इम्पॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है, अब देखेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। देखो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है दिस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बिल्कुल जब एग्जिस्टेंस के साथ ही है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं या फिर कोई भी, लेट्स से स्नेक। ठीक है, अब ये स्नेक जो होता है, आप कुछ भी करो, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फ्रॉम दी यू कैन से कि जब वो बॉर्न हुआ वो स्नेक, उसके बाद से जब तक वो डाई होता है, क्या वो अपनी डसने की जो प्रोसेस है या उसका जो नेचर है, क्या वो छोड़ता है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, बिकॉज दैट इज हिज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, राइट। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो कि उसके पास हमेशा से थी, वो उससे अलग ही नहीं हो सकती, दैट इज हिज ट्रू नेचर। ठीक है, दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय दैट बॉडी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि चार्ज क्या होता है, दैट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम पार्टिकल्स। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम पार्टिकल्स लाइक कौन, जो बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी उन सभी का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो उनसे अलग नहीं किया जा सकता, वो प्रॉपर्टी जिनकी वजह से दे शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, जिसकी वजह से वो मतलब अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं, तो ये जो बिहेवियर वो शो करते हैं जिस प्रॉपर्टी की वजह से, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज इज जस्ट अ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दैम, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टी होनी है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और उनमें कौन आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही था, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज नोट करनी है दैट इलेक्ट्रिक चार्ज में बी डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स, electrons, protons, etc., due to which they produce electric and magnetic effects, right? तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं उनको शो करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी एंड नथिंग एल्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे यही चीज समझना है दैट इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप कुछ भी करोगे आप इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते, ये इनके इनबिल्ट होती है। इफ एन इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट दैट मीन्स उसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टी है, उसका जो चार्ज है, दैट विल एग्जिस्ट। ठीक है, अगर एक प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करता है तो दैट मीन्स उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है हमेशा, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दैम, फ्रॉम दोज पार्टिकल्स, राइट। सो यू शुड नोट डाउन द डेफिनेशन, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
चलिए अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सी, अब हम लोग देखेंगे कि एटम के अंदर क्या होता है। हम बहुत ही स्मॉलर लेवल पे बात कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक ही यही है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी स्मॉल लेवल। नाउ सी, एक एटम के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि 3 चीजें होती हैं, ठीक है। कौन कौन होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये आपको एनिमेशन से कुछ जो है दिखाया जा रहा है। नाउ व्हाट इज इट? देखेंगे ये जो ग्रे कलर के सर्कल्स है ना, जो आपस में जो रिवॉल्व कर रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और देखेंगे ये जो बीच में रेड एंड ब्लू कलर की बॉल स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नाउ सी, हम लोग बात करते हैं एटम की। व्हाट इज एटम? एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यू कैन से, राइट। So it is the fundamental unit of light, fundamental unit of life actually. ठीक है, तो ये जो एटम होता है ये हमारे लाइफ का सबसे फंडामेंटल यूनिट है जिससे एक बॉडी बनती है, राइट। तो यू कैन से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ बॉडी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, बिकॉज कोई भी मैटर हो, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, सबसे ये एटम ही, मतलब एटम ही जो है सबको बनाता है। डेफिनेट सी बात है, एटम से एटम जुड़ जुड़ के पूरा बॉडी क्रिएट करते हैं, राइट। So this is the basic unit of you can see matter, right? Now see, the next thing is न्यूक्लियस, ठीक है। अब एटम के अंदर की बात करते हैं कि भाई एटम के अंदर क्या होता है। तो सबसे नंबर 1 हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। दिस इज द सेंटर ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ, ये पूरा एक एटम है, ठीक है। ये पूरा एक एटम है और ये लिथियम का एटम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। तो दिस इज द लिथियम एंड सी, जो अंदर जो सर्कल्स मूव कर रहे हैं, जो स्फीयर्स मूव कर रहे हैं, ये क्या है? ये आपको बता रहे हैं न्यूक्लियस का पोजीशन, राइट। सो न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये दोनों के दोनों इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम जो है देखेंगे। नाउ सी, अब आता है प्रोटॉन्स। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं एंड दे हैव द प्लस चार्ज, ठीक है। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं, वी कैन से दैट प्रोटॉन्स आर these are the particles having positive charge, ठीक है। तो these are the particles जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस के भी अंदर जो ये एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। ये न्यूट्रॉन्स भी एटम के अंदर होते हैं, डेफिनेट सी बात है। उसके बाद न्यूक्लियस के भी अंदर होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पार्टिकल्स inside nucleus but they have no charge, but they have no charge, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। These are the neutral particles you can say, right। और ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा एक लास्ट आता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑलवेज रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर द पार्टिकल्स, these are the particles which rotate, या फिर आप बोल सकते हैं which revolve around the, which revolve around the nucleus
and they have negative charge. And they have negative charge. So these are the things which should you know about the atom. ठीक है, कौन कौन पता होना चाहिए? सबसे पहले तो एटम पता होना चाहिए. व्हाट इज एटम? सो दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर ऑफ लाइफ अराउंड यू, राइट. नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस. दिस इज द सेंट्रल पार्ट जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. ठीक है, फिर आता है प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ठीक है, फिर आता है न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स. आप तो आधा स्पेलिंग यहीं से देख सकते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल. ठीक है, तो दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, नो चार्ज. ठीक है, एंड दे एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस. नाउ द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड द एटम्स, राइट. सो जो ग्रे वाले हैं ना, ये सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं. These blue one you can say the protons and these red one you can say the neutrons. ठीक है, तो this is just an animation to show you how these are working. But actually में no have seen them. किसी ने नहीं देखा है इन्हें. ठीक है, so we cannot say कि उनका shape कैसा होता है, उनका structure कैसा होता है, कि भाई electrons spheric होते हैं कि नहीं होते हैं. We don't know, right? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाई इस एटम के ऊपर चार्ज कितना होता है. ठीक है, ये तो आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता होगा. ठीक है, लेकिन मैं भी फिर भी बता देती हूँ अगेन, बिकॉज आज तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं, पुराना सब कुछ बिल्कुल नया नया. ठीक है, तो देखेंगे चार्ज. अगर हम इस पे चार्ज देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं. ठीक है, देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन्स. ठीक है, ये दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. नाउ अब ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके ऊपर तो प्लस चार्ज होता है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है. जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, अब आप मुझे ये बोले कि एक जगह पे ये दोनों रह रहे हैं. ठीक है, ये तो बिल्कुल न्यूट्रॉन्स तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे चार्ज में, तो इट वुड बी लाइक जीरो. ठीक है, कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन्स पे, लेकिन वहां पर प्रोटॉन्स हैं. दैट मीन्स कि भाई ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, राइट. वी कैन से दैट. तो हम लोगों ने ये डेफिनेट सी बात जो है ऑब्जर्व की, दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, राइट. इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज. you should write definitely. ठीक है, तो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब कौन बचा? इलेक्ट्रॉन्स बचे, डेफिनेट सी बात है. और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं. नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम. ठीक है, अब उनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है कि भाई अगर प्रोटॉन्स पे जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, दैट मीन्स प्लस और माइनस आपस में बराबर हो जाएं, तो दे विल कंबाइन और क्या बनाएंगे? जीरो बना देंगे. बिल्कुल जीरो हो जाएगा. सो अगर हम ये बोलते हैं, ये बात तो सबको पता है कि नॉर्मल कंडीशंस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ऑलवेज अंडर द नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, तो हम लोग ये डेफिनेटली बोल सकते हैं दैट अंडर नॉर्मल कंडीशंस ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, अब डेफिनेट सी बात है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो दैट मीन्स जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन्स पे भी होना चाहिए, अगर चार्ज जीरो करना है तो, राइट.
तो यहाँ पे क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, और इन दोनों पे भी आपस पे सेम टू सेम चार्ज, इक्वल चार्ज बट विद डिफरेंट साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एटम विल बी न्यूट्रल, ठीक है। दिस इज द, यू कैन से द बेसिक कंडीशन कि हम एटम को न्यूट्रल बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसका बेसिक सा डेफिनेट सी मतलब बेसिक सा एक रूल जो हम लोग कह पाए वो ये कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर बराबर हो जाएं तो इट इज पॉसिबल दैट एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जो बेसिक यूनिट है दैट इज नॉर्मली न्यूट्रल, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके मैक्रो बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट कर लो इसको। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी मैक्रो बॉडी पे जो है कितना चार्ज होता है, वी विल बी टॉक अबाउट दैट। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई जो मैक्रो बॉडी होती है, ठीक है, जो मैक्रो बॉडी होती हैं उन पर किस तरीके से चार्ज को जो है बताया जा सकता है। कैसे, हमको ये बात पता चल गया कि भाई एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन जो हम पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, मतलब सी लाइक दिस इज जस्ट अ स्फेयर, राइट, और ये पूरा का पूरा स्फेयर डेफिनेट सी बात है एटम से बना है, ठीक है। अब सब एटम्स अगर न्यूट्रल हो जाएं, एक एटम न्यूट्रल है, दूसरा एटम न्यूट्रल है, तीसरा एटम न्यूट्रल है, चौथा एटम न्यूट्रल है, तो अगर इस पूरी बॉडी के सभी एटम्स न्यूट्रल होते हैं तो डेफिनेट सी बात है ये बॉडी भी तो न्यूट्रल होगी। इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही बेसिक सी चीज है कि ये बॉडी जिन एटम्स की बनी है अगर वो न्यूट्रल है तो ये बॉडी भी न्यूट्रल कहलाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी मैक्रो बॉडी की बात कर रहे हैं। मैक्रो बॉडी मतलब किसी बड़ी बॉडी की, क्योंकि एटम्स तो दिखाई नहीं देते तो वी कैन नॉट इवन सी दैम, तो हम उनके बारे में जो है सिर्फ पता कर सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। बट ये जो बॉडी है जो कि ऑलरेडी विजिबल है और ये उन इनविजिबल एटम से बनी होती है, सो वी कैन से अगर वो न्यूट्रल है तो ये बॉडी शुड बी न्यूट्रल, राइट। यहाँ पर एक बॉडी पर फिर हम पॉजिटिव चार्ज कैसे कह पाते हैं, कैसे आता होगा इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो तब आता है जब इनके अंदर बैठे सभी न्यूट्रॉन, सभी प्रोटॉन्स और सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो बैलेंस है वो अगर बिगड़ जाए। तो हम लोगों ने डेफिनेटली ये बात बोला है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएं तो फिर क्या होता है, तो फिर वो बैलेंस आउट होते हैं, राइट, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस गड़बड़ा जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं, या फिर हम बोलें कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएं, उस केस में वी वुड बी सेइंग कि भाई ये बॉडी जो है वो चार्ज है, ठीक है, हम तब बोलेंगे उस केस में। तो चार्ज ऑन अ मैक्रो बॉडी में अगर हम बात करें, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on a body is equal to the number of protons on a body, then the body is said to be neutral. The body is said to be न्यूट्रल, ठीक है। तो जब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, दैट मीन्स बॉडी इज न्यूट्रल, राइट। अब जब हम लोग देख रहे हैं कंडीशन 1 की दो तरीके से एक बॉडी चार्ज हो सकती है, मतलब हम कह सकते हैं दैट दिस इज चार्ज, कब, दो ही बार कह सकते हैं। नंबर 1 कैसे कहेंगे कि भाई कोई भी बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, और वो कब होगी पॉजिटिवली चार्ज, जब number of protons
इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर किसी तरह हम लोगों ने क्या किया, इनका जो बैलेंस आउट चल रहा है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस खेल रहे हैं, अगर किसी तरीके से हम क्या करें, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी में से हटा दें, तो डेफिनेट सी बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे दैट द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन हम किसी बॉडी को चार्ज बोल सकते हैं, वो है नेगेटिवली चार्ज्ड, हम उसको नेगेटिवली चार्ज भी बोल सकते हैं। बट हम कब नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे किसी भी बॉडी को, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम है, तो दैट मीन्स ओवरऑल जो बैलेंस आउट वाली बात चलेगी, कुछ पॉजिटिव देखो, कुछ पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन्स के ऊपर है और जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, जितना इक्वल है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा जो चार्ज बचेगा वो इलेक्ट्रॉन्स का बचेगा। बिल्कुल सही, इसी वजह से वो बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। लेट्स से कि एक बॉडी के अंदर 23 पॉजिटिव चार्ज हैं और 23 नेगेटिव चार्ज, अगर ये दोनों लेट्स से 23 प्रोटॉन्स एंड 23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर हम लोग अभी बोलेंगे तो अभी हम बोलेंगे बॉडी इज बैलेंस्ड, राइट, वो न्यूट्रल है, नो चार्ज, बिकॉज 23 प्रोटॉन्स का जो चार्ज होगा और 23 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं उस बॉडी में से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इलेक्ट्रॉन्स तो रह गए 21 और प्रोटॉन्स कितने 23, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स 21 प्रोटॉन्स को तो न्यूट्रल कर देंगे, बट जो एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन्स बचे वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा दैट द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसी तरीके से किसी तरह हम क्या करें कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा डाल देते हैं, ठीक है, तो अब 23 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे 25 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, जो 23 प्रोटॉन्स थे, जो 23 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो कैंसिल आउट कर देंगे, बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो गए वो भी तो चार्ज देंगे, तो वो पूरी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बना देंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी से कि जब कभी भी कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, कोई भी बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज होती है तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, तो यू शुड राइट इट आउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो अब हम लोग डेफिनेटली अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, टाइप्स ऑफ चार्जेस को देख सके, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस जो कि एक बॉडी पे एग्जिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी जो कि नॉर्मली न्यूट्रल है, उसके ऊपर 2 ही तरीके के चार्ज आ सकते हैं, एक बार तो वो पूरी पॉजिटिवली चार्ज बन सकती है, एक बार वो पूरी नेगेटिवली चार्ज बन सकती है। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई इनको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोलते हैं, ठीक है, मतलब हो सकता है किसी के पास ये आ जाए ऐसा, इनको कुछ अलग सा नाम क्यों नहीं दिया, इनको पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों बोलते हैं। तो इट इज़ जस्ट अबाउट कि भाई यू कैन से कि उस वक्त जो इनको डिस्कवर कर रहा होगा या उस वक्त जिसने किसी को सोचा होगा, किसी ने इंट्रोड्यूस किया होगा, तो उसे बस यही नाम दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव फॉर द कन्वीनियंस, राइट से। ठीक है, तो देखिए आप किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब कहेंगे, जब अ बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो दैट मीन्स द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। उसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज होता है हम तब बोलते हैं व्हेन अ बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब उस बॉडी पे ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तब हम उसको बोल देते हैं दैट इज द नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये समझने की है कि आप लोग कैसे बोलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को,
पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे कि सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन्स की ही बातें कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स का कोई रूल नहीं है। वो इसलिए बिकॉज प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स को बाहर नहीं जाने देता, वो उनको वहीं बैठा के रखता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूमते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उचक के दूसरे बॉडी में जा सकते हैं, ठीक है, व्हेनेवर दे गेट एनर्जी, जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है वो बॉडी मतलब उस एटम को छोड़ के दूसरे एटम में चले जाते हैं। सो कभी भी प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये आपको एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, ठीक है। जब कभी भी आप किसी बॉडी को बोलोगे कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका मतलब होगा कि उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर चले गए किसी और बॉडी में, राइट। तो आप जब कभी भी बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज, दैट मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, बाहर चले गए, और जब आप बोलोगे नेगेटिवली चार्ज, तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से उस बॉडी पर आ गए, ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू से। नेवर से कि भाई प्रोटॉन्स चले गए, प्रोटॉन्स आ गए, कभी भी प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, बिकॉज वो तो न्यूक्लियस के अंदर बंदी बने हुए हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर मूव करते रहते हैं, वो किसी बॉडी में भी चेंज हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज नोट कर लेनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू शुड नो दैट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल गए हैं, ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दीज आर बोथ कॉल्ड दी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके का इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं कि अब हमने इलेक्ट्रॉन सीखे, प्रोटॉन सीखा, हमने देखा उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, हमने ये भी पता किया कि भाई बॉडीज के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके का चार्ज होता है, राइट। लेकिन अब बॉडीज चार्ज कैसे होती हैं, तीन तरीके हैं जिनसे बॉडी चार्ज होती है, ठीक है। नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, इसका मतलब कि जब कभी भी हम टू बॉडीज को रब करते हैं एक दूसरे से रब कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे सर्दियों में आप हाथों को ही ऐसे ऐसे मलने लग जाते हैं, राइट, तो इससे क्या होता है, हाथ गर्म हो जाते हैं, इसका मतलब कि भाई यहाँ पर कुछ तो हुआ है जो हीट एनर्जी आ गई अचानक से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी आ गई है, इसी वजह से क्या हो गया है, ये दोनों सरफेसेस गर्म हो गई हैं, ठीक है। ये क्यों हुआ, बिकॉज जब कभी भी ये जो फ्रिक्शन हमारी होता है, फोर्स होता है, ये क्या करता है, कभी भी कोई भी रफ सरफेस होती है उसके अगेंस्ट मूव करता है, तो डेफिनेट सी बात है ये वहां आता है, ठीक है, जो मोशन को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। जब कभी भी हम लोग ऐसे रब करते हैं ना, तो हमारे हाथों की जो रफनेस होती है वो एक दूसरे से क्या करती है, रब करती है, और वहां पर फ्रिक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होने लग जाती है। किसकी वजह से, इस फ्रिक्शन पावर की वजह से हीट जनरेट होने लग जाती है, ठीक है। हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही हीट एनर्जी वहां है, दैट मीन्स हमारे इस हाथों के सरफेस पे हीट एनर्जी आ गई है, तो इस सरफेस पे प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको हीट मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हीट मिली, अगर उन्हें इनफ हीट मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे, एक सरफेस से उछक के दूसरे सरफेस पर चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो अलग अलग बॉडीज, जैसे हम क्या करते हैं, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कॉम्ब वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ड्राई हेयर पे उसको रब करने का क्या मतलब है, वो यही मतलब है, ड्राई हेयर पे जब हम रब करते हैं ना, तो जो सरफेसेस आपस में जो रब करते हैं, सरफेसेस आपस में फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस करती हैं, और फिर क्या होता है, वो हीट एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तरफ के इलेक्ट्रॉन्स उन हीट को लेकर उचक के दूसरी बॉडी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ऑलरेडी बैलेंस था, बट यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स उछल के यहाँ आ गए, तो इसका मतलब यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ कम, तो दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से रब करने से भी हम क्या कर सकते हैं, बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस, बर्थडेज के जो बलून्स होते हैं उनको हम दीवार पे स्टिक कर देते हैं, कैसे, सिर्फ रब करके ही उनको स्टिक कर देते हैं, रब करने से दे बिकम चार्ज्ड, एंड जब हम उनको न्यूट्रल वॉल पर लगाते हैं तो दे अट्रैक्ट द न्यूट्रल वॉल, दैट्स व्हाई दे स्टिक देयर फॉर सम टाइम, ठीक है। इसी तरीके से
ये भी देख सकते हैं, ये जो रॉड है इसको चार्ज किया, ठीक है, और जो नीचे जो पेपर के पार्टिकल्स हैं, जो पेपर के पीसेस हैं वी कैन से, हमने क्या किया उसके ऊपर उसको मूव किया, जैसे ही मूव किया वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, डेफिनेट सी बात है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो द रीजन बिहाइंड दिस दैट चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन इज गोइंग ऑन देयर, उसका क्या रीजन है वो हम लोग डेफिनेटली देख लेते हैं, ठीक है. तो इसके लिए हम लिखेंगे, पूरा प्रोसेस में हम लिखेंगे व्हेन टू बॉडीज रब अगेंस्ट ईच अदर, heat is generated due to friction. ठीक है, फिर ये जो हीट एनर्जी होती है, दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस हीट एनर्जी इज absorbed by the electrons. अब डेफिनेट सी बात है, हमको जब एनर्जी मिल जाती है तो हम भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ये भी काम खत्म कर देंगे, वो भी काम खत्म कर देंगे, सारा होमवर्क निपटा देंगे एक बार में, जब हम एनर्जी में होते हैं, बिल्कुल राइट. तो इलेक्ट्रॉन्स के पास भी जब एनर्जी जाती है ना, जब उनको भी एनर्जी मिलती है ना, तो वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, दे बिकम टोटली एक्साइटेड और दे जंप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है. This heat is energy is absorbed by the electrons and they become excited. तो वो भी बहुत क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पता चला कि यहां से हमको उछल के इस बॉडी पे जाना है, दूसरे वाली बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स भी तो लड़ाई करेंगे कि हमको भी दूसरे बॉडी पे जाना है, राइट. ये किसकी वजह से होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से, ठीक है. देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि ये एबिलिटी कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास अट्रैक्ट कर ले, ये एबिलिटी. तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द बॉडी हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, the body having high electron affinity attracts the other body electrons and become negatively charged. Of course negatively charged तो वो बनेगी ही, ठीक है. अब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब दूसरे का वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी अपने पास, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, इसका मतलब उस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और जिसके लिए थे उसके पास क्या हो गया, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट. सो इट बिकम्स द नेगेटिवली चार्ज्ड. नेक्स्ट हम लिखेंगे द अदर बॉडी becomes the positively charged, becomes positively charged ठीक है. एक और बात तुम्हें यहाँ ध्यान रखनी है, दैट कि चार्ज दोनों पे इक्वली होगा, ठीक है. भले ही कितना ही तुम इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर कर लो, लेकिन चार्ज दोनों पे बराबर ही होगा. अगर एक बॉडी पे +2 कूलम चार्ज है तो दूसरी बॉडी पे -2 कूलम ही होगा, ठीक है. बोथ द बॉडीज विल हैव, both the bodies will have equal and opposite charge. So that's how we charge the bodies by the friction. ठीक है. so आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट्स, पूरा प्रोसेस जो है वो नोट कर लेना है.
ठीक है। तो ये हमने जो है आज अभी तक पढ़ा है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने देखा, हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये जो है चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, जितना ज्यादा हो सके इसको बिल्कुल शेयर कीजिए, बिकॉज it is beneficial for all, right? And do not forget to click on the bell icon so that you will be notified whenever we go online. So see you in the next video.